हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। मैं कुमारी पूजा प्रभा सत्यम कॉन्सेप्ट क्लासेस से। तो आप लोग कैसे हैं? अच्छे से होंगे। और जल्दी जल्दी आप लोग जुड़ जाइए, हम लोग फिर से अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग थर्ड चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आप लोग को सब्जेक्टिव पढ़ने में मजा नहीं आता। सब्जेक्टिव का क्लास होता है तो बहुत कम बच्चे जुड़ते हैं, ठीक है। अगर किसी को सब्जेक्टिव का क्लास चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके छोड़ दें। सब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक करवा दिया जाएगा, ठीक है। तब हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग थर्ड चैप्टर का ऑब्जेक्टिव शुरू करते हैं, और ये प्रैक्टिस सेट टाइप का है। उसके बाद फिर हम लोग येलो वाला जो बुक है क्वेश्चन बैंक उसको भी करेंगे, ठीक है। अभी व्हाइट बुक से कर लेते हैं, तो स्टार्ट किया जाए। चलो जल्दी जल्दी अपने आप को जोड़ो जल्दी से। चलो कमेंट करो जल्दी से, बताओ ऑब्जेक्टिव सही रहेगा या सब्जेक्टिव ही क्वेश्चन बैंक कराना पड़ेगा। ये जरूरत नहीं है सब्जेक्टिव का। चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। हम लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या कितनी होती है। तो अगर हम लोग प्यूबर्टी एज से लेकर के और जब तक का प्रजनन काल होता है, 12 वर्ष महिला का प्यूबर्टी एज शुरू हो जाता है और लगभग 45 से 50 वर्ष के बीच मेंस्ट्रुअल साइकिल का प्रोसेस होता है। और प्रत्येक मंथ एक एक अंड का ओव्यूलेशन होता है, अंडो उत्सर्ग की क्रिया होती है। तो पूरे प्रजनन काल में एक मादा जो है 400 अंडे को क्या करती है, ओवुलेट करने का काम करती है, ठीक है। और हम लोग का थर्ड चैप्टर चल रहा है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मानव प्रजनन। इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लिए। चलो आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। दूसरा नंबर कह रहा है कि गैस्ट्रुलेशन वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है। तो गैस्ट्रुलेशन क्या है, तो हम लोग देखते हैं कि निषेचन के बाद युग्मनज का निर्माण होता है, और युग्मनज के निर्माण के बाद जो बेबी का डेवलपमेंट होता है, भ्रूण का, बेबी उस समय नहीं कहेंगे, भ्रूण का जो विकास होता है, उस भ्रूण विकास के पूरे 9 मंथ के पीरियड को ही गैस्ट्रुलेशन पीरियड कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, कोशिकीय गतिविधियां होती हैं, कोशिकाएं ग्रो करता है, कोशिका का विभाजन होता है, और विभाजन करके भ्रूण का विकास होता है। अगला क्वेश्चन है, स्तनधारियों में निषेचन फर्टिलाइजेशन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है। जल्दी बताओ, स्तनधारी में निषेचन की क्रिया कहाँ होती है। तो अंडाशय से अंडाणु निकलते हैं और निकल करके कहाँ चले जाते हैं, ओविडक्ट, अंडवाहिनी में। और अंडवाहिनी का एक जंक्शन है जिसका नाम है फैलोपियन ट्यूब। उसी फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है, निषेचन की क्रियाएं होती हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, फैलोपियन ट्यूब। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सर्टोली कोशिका का नियमन कौन से पिट्यूटरी हार्मोन के द्वारा होता है, ठीक है। जल्दी आंसर बताओ। सर्टोली कोशिका का नियमन का मतलब हो गया रेगुलेशन, कंट्रोल करने का काम को किस हार्मोन के द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है एफएसएच, एलएच, प्रोलैक्टिन और जीएच। किस हार्मोन के द्वारा नियमन रेगुलेशन की क्रिया होती है। तो एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो क्या करता है, रेगुलेट करने का काम करता है। नेक्स्ट कोशिकीय अवस्था में भ्रूण क्या कहलाता है। तो कोशिकीय अवस्था में भ्रूण क्या कहलाता है, जल्दी से बताओगे। तो हम लोग देखते हैं कि भ्रूण का जो विकास की अवस्था शुरू होती है कहाँ से, मोरुला से स्टार्ट होती है, और ये अवस्था क्या कहलाएगी, मोरुला कहलाएगी। अगला है सशक, मनुष्य एवं अन्य प्लासेंटल स्तनधारियों में अंडे का निषेचन कहाँ होता है। अभी हम लोग जस्ट पीछे पढ़े थे कि स्तनधारियों में निषेचन की क्रिया कहाँ होती है, तो फैलोपियन ट्यूब में होती है। निषेचन कहाँ हो गया, फैलोपियन ट्यूब में। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि सर्टोली कोशिकाएं सहायक है, मतलब सर्टोली कोशिकाएं किसके लिए सहायक है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है एंजाइम उत्पादन में, बी कह रहा है अंड निर्माण में, सी कह रहा है शुक्राणुओं के परिपक्वन में, और डी है अंडाणुओं के परिपक्वन में। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि सर्टोली सेल जो है वो मेल बॉडी में प्रेजेंट है या फीमेल बॉडी में। तो ये जो सर्टोली सेल है ये मेल बॉडी में प्रेजेंट है, और इसका जो फंक्शन है वो क्या है, तो ये क्या करता है, शुक्राणु को भोजन देता है, जिसके कारण शुक्राणु मैच्योर होता है, पोषण प्रदान करने का ये काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम लोगों का अगला क्वेश्चन है कि निषेचन के भेदने, अंडाणु के भेदने से पूर्व शुक्राणु का परिपक्वन क्या कहलाता है। चलो जल्दी देखो क्या कहलाता है, ऑप्शन देखो, आंसर करो। अंडाणु के भेदने से पहले शुक्राणु का परिपक्वन क्या कहलाएगा।
कैपेसिटेशन कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फैलोपियन नलिका का अंडाशय से निकटस्थ भाग क्या होता है? फैलोपियन नलिका का अंडाशय, हम लोग क्या देखते हैं कि अंडाशय से एक कार्टिलेजस, चलो देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा डायग्राम बना करके। ये हो गया, रफ डायग्राम बनाते हैं। ये अंडाशय हो गया, अंडाशय ये क्या है, इस तरीके से एक उत्तक के द्वारा जुड़ा होता है। अंडाशय किससे किससे जुड़ा होता है? तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ये ओविडक्ट है, इस ओविडक्ट से जुड़ा हुआ है। तो इस जुड़ा हुआ वाले भाग को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं वायु कोष्ठिका। अगला क्वेश्चन है अनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं? तो इसमें 64 कूट होते हैं। ठीक है, इसको हम लोग अगले चैप्टर में थोड़ा सा विस्तार से देखेंगे। अगला है द्विगुणित संरचना है। द्विगुणित संरचना क्या है? ऑप्शन देख लो। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है अंड, दूसरा है युग्मनज, तीसरा ए और बी दोनों, और चौथा ऑप्शन कर रहा है द्वितीयक केंद्रक। तो इसमें द्विगुणित संरचना के बारे में पूछ रहा है। तो युग्मनज भी है, वो क्या है, युग्मनज भी 2n होता है, और द्वितीयक केंद्रक जो है उसमें भी 2n होता है। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट कर गया है, ऑप्शन नंबर डी दे दिया है, लेकिन यहाँ ऑप्शन बी भी सही है और ऑप्शन डी भी सही है। युग्मनज अंडाणु और शुक्राणु के मिलने से बनता है, तो n और n मिलकर के क्या हो गया, 2n हो गया। अंडाणु का n और फिर शुक्राणु का n, इसके पास भी n है, ये दोनों मिलकर के 2n बनाया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जायगोट। और द्वितीय केंद्रक में भी जो गुणसूत्र की संख्या होती है, क्रोमोसोम नंबर होता है, वो 2n होता है। इसीलिए बी भी सही है और डी भी सही है। लेकिन यहाँ पे आंसर वैसा ऑप्शन बी और डी वाला नहीं दिया हुआ है, एग्जाम में ऐसा नहीं रहेगा। ठीक है, अगर दोनों सही होगा तो ऑप्शन 2 रहेगा कि ये दोनों सही होंगे। तो तुम लोग थोड़ा सा बुक अपना सही कर लेना, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है जिब्रेलिन है। जिब्रेलिन क्या है? तो जिब्रेलिन एक पादप हार्मोन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का कि इनमें से कौन नर युग्मक से संयोजन करके भ्रूणपोष का निर्माण करता है? तो पूछ रहा है कि नर युग्मक से संयोग करके क्या बनाएगा, भ्रूणपोष बनाएगा। तो भ्रूणपोष कैसे बनता था? हम लोग देखते थे बीजांड के अंदर सेंटर में एक कोशिका होता था, सेल होता था, जिसमें क्या होता था, एक ही सेल के अंदर दो दो केंद्रक पाए जाते थे, जिसका नाम क्या था, सेकेंडरी न्यूक्लियस या द्वितीयक केंद्रक। ये द्वितीयक केंद्रक किससे मिलकर के, परागकण से मिलकर के 3n संरचना बनाता है, जिसको हम लोग भ्रूणपोष कहते हैं। तो नर युग्मक किससे संयोग करके भ्रूणपोष का निर्माण किया, द्वितीयक केंद्रक से। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है मादा मानव के अंडाशय से अंडों का निकलना क्या कहलाएगा? अंडो उत्सर्ग कहलाती है, ओव्यूलेशन कहलाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है लीडिंग कोशिकाएं पाई जाती है। ये लीडिंग कोशिका किसमें पाई जाती है? तो ये लीडिंग कोशिका जो है ये वृषण में पाया जाता है, और इसी के ये हार्मोन सेक्रेट करता है, एंड्रोजन, जिसके कारण क्या होता है, शुक्राणु जनन की प्रक्रियाएं नियंत्रित होती हैं। अगला है मानव में निषेचन होता है। कहाँ होता है मानव में निषेचन, जल्दी बताओ। ऑप्शन दे रखा है गर्भाशय में, योनि में, अंडाशय में, फैलोपियन नलिका में। कहा? अंडाशय में क्या होता है, अंडो उत्सर्ग की क्रिया होता है, यहाँ से अंडाणु निकलता है। गर्भाशय में आरोपण की क्रियाएं होती हैं। जब युग्मनज का फॉर्मेशन होता है, युग्मनज बन जाता है, तो ये युग्मनज आकर के कहाँ आरोपित हो जाता है, गर्भाशय में। इसी गर्भाशय में भ्रूण का विकास होता है। और योनि तो क्या है, योनि तो बर्थ कैनाल है, जिससे क्या होता है, बेबी बॉडी से बाहर निकलता है, डिलीवर होता है। तो ये जो पूछ क्या रहा है, निषेचन, निषेचन की क्रिया कहाँ हो गई, फैलोपियन नलिका में। अगला क्वेश्चन है किस हार्मोन द्वारा अंडोत्सर्ग की क्रिया नियंत्रित होती है? तो अंडोत्सर्ग की क्रिया को नियंत्रित करने वाला 2 हार्मोन है, एक है एफएसएच और एलएच। एफएसएच का मतलब हो गया फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और एलएच का मतलब हो गया ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी पूछ देता है,
तो एफएसएच और एलएच जो है वो कैसा हार्मोन है, अंडो अक्सर को नियंत्रित करने का ये काम करता है। अगला क्वेश्चन है सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती है, किसमें पाई जाती है? तो सबसे पहले सर्टोली कोशिका जो है ये शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने का काम करता है। और शुक्राणु बनता कहाँ है? ये मेल गैमीट है तो मेल बॉडी में बनेगा। और कहाँ पाया जाएगा? ये वृषण में। अगला क्वेश्चन है मानव मादा में गर्भकाल होता है कितने दिनों तक का? बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी बताओ इसको। गर्भावधि का समय कितना? 9 मंथ का। ह्यूमन का पूछ रहा है, मानव का पूछ रहा है, अलग अलग जीवों में अलग अलग होता है। 280 से 85 दिन अगर डे में रहे तो 280 से 285 दिन कहीं कहीं दे देता है, एवरेज 280 ही होता है। ठीक है, और या तो मंथ में देगा तो 9 मंथ। अगला क्वेश्चन है कोरक की गुहा क्या कहलाती है? तो सिलोम कहलाती है। कोई भी अगर हम लोग ह्यूमन बॉडी का जो गुहा को देखेंगे, कैविटी को देखेंगे, उस कैविटी को सिलोम कहते हैं। ठीक है, अगला है स्तनपायी जीवों में नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ होती है? तो नर हार्मोन बनेगा कहाँ? तो नर हार्मोन कहाँ बनेगा, जल्दी बताओ। वृषण में बनेगा ना। लेकिन देखो यहाँ पे वृषण ऑप्शन में नहीं है, तो क्या करोगे? लीवर में तो नहीं बनेगा, किडनी में नहीं बनेगा, फेफड़ा में नहीं बनेगा, बच कौन रहा है? अंडकोश। ठीक है, अंडकोश इसका इसलिए नाम पड़ा कि कोश मतलब हो गया सैक लाइक बैग लाइक स्ट्रक्चर जिसमें स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, उसी को हम लोग क्या कर दिए? अंडकोश। नेक्स्ट क्वेश्चन है नर जनन कोशिका शुक्राणु उत्पन्न करती है। शुक्राणु क्या उत्पन्न करती है? शुक्राणु उत्पन्न करती है। तो शुक्राणु जनन द्वारा शुक्राणु उत्पन्न होता है। थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन मोड में थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पूछना चाहिए था कि शुक्राणु उत्पन्न होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो शुक्राणु जनन, स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एंड्रोजेंस किसे उद्दीपित करता है? तो पीछे भी अभी हम लोग एक्सप्लेन किए थे कि ये लीडिंग सेल्स जो है कहाँ पाया जाता है? वृषण में। वृषण में एक कोशिका, विशेष प्रकार की कोशिका पाई जाती है जिसका नाम है लीडिंग सेल्स। और ये लीडिंग सेल्स जो है वो क्या करता है? एंड्रोजन हार्मोन को सेक्रेट करता है जो शुक्राणु जनन की क्रिया को नियंत्रित करने का काम करता है। तो एंड्रोजन किसको उद्दीपित करता है? शुक्राणु जनन को। अगर एंड्रोजन नहीं हार्मोन सेक्रेट होगा तो क्या होगा? शुक्राणु जनन की क्रियाएं नहीं होगी। बहुत इंपॉर्टेंट ये सब क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है ये सब, ध्यान से पढ़िए। अगला है परिपक्व मादा युग्मक के बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो मादा युग्मक बनने, युग्मक मादा युग्मक है क्या? अंडाणु होता है मादा युग्मक। तो अंडाणु बनने की क्रिया क्या कहलाएगी? अंड जनन कहलाएगी, या इसको हम लोग oogenesis बोलते हैं। oogenesis या अंड जनन। अगला है यौवना आरंभ के समय प्रथम आवर्त काल, आवर्त चक्र क्या कहलाता है? आवर्त चक्र का यहाँ मतलब हो गया मासिक चक्र से। चलो, तो मतलब कह रहा है क्वेश्चन में कि जब प्यूबर्टी एज स्टार्ट होता है मादा में 12 वर्ष के बाद, तो फर्स्ट जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का प्रोसेस स्टार्ट होता है उस पहली मेंस्ट्रुअल साइकिल को क्या कहेंगे? उसको कहते हैं रजोदर्शन। अगला क्वेश्चन है ग्रेफियन फॉलिकल पाए जाते हैं। ग्रेफियन फॉलिकल किसमें पाए जाते हैं? तो मानव के थायराइड में नहीं, क्योंकि हम लोग का चैप्टर ही है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, तो ये रिप्रोडक्शन का प्रजनन का कोई पार्ट होगा। तो ये ग्रेफियन फॉलिकल जो है वो मादा में पाया जाता है और मादा के अंडाशय में पाया जाता है। इसी ग्रेफियन फॉलिकल से अंडाणु का विकास होता है और परिपक्व अंडाणु का निर्माण होता है इसी ग्रेफियन फॉलिकल से। ठीक है, तो ये ग्रेफियन फॉलिकल कहाँ पाया गया? मादा मानव के अंडाशय में। अगला है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का सेक्रीशन होता है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कौन सेक्रीट करता है? तो हम लोग पढ़े थे कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल का प्रोसेस होता है तो आगे बढ़ करके अंडाणु जो है, ये अंडाणु टर्सरी oocyte जो है ये ब्रस्ट करता है। इसके ब्रस्ट करने से क्या होता है? एक बाहर निकल आता है। एक के बाहर निकलने के बाद जो ये फटी हुई जो दीवारें बचती है ये फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर में बदल जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं, जो क्या करता है? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का सेक्रीशन करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन किस, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कहां से सेक्रेट होता है? तो कॉर्पस ल्यूटियम से। अगला क्वेश्चन है
गर्भाशय के भीतर भीतरी स्तर क्या कहलाती है? जल्दी बताओ, गर्भाशय का भीतरी स्तर क्या कहलाएगा? तुम लोगों ने देखा था कि गर्भाशय में 3 लेयर होते हैं। कितने लेयर? इस तरीके से, और बीच में पेशी वाला लेयर होता है। तो यहाँ पूछ रहा है सबसे जो आंतरिक दीवारें हैं, अंदर वाला ही पूछ रहा है ना। हाँ, भीतरी दीवार, भीतरी स्तर का ही नाम पूछ रहा है। इसको हम लोग सबसे अंदर वाली दीवार को क्या कहेंगे? इंडोमेट्रियम कहेंगे। सबसे बाहर वाला क्या हो गया? सबसे बाहर वाला जल्दी कमेंट करो क्या होगा? एक्सोमेट्रियम, बीच वाला हो गया मायोमेट्रियम और अंदर वाला इंडोमेट्रियम। तो यहाँ पूछ रहा है भीतरी स्तर को क्या कहेंगे? एंडोमेट्रियम कहेंगे। अगला है अंडो उत्सर्जन की क्रिया किसके प्रभाव से होती है? यहाँ देखना है कि किस हार्मोन के प्रभाव से अंड जो है अंडाशय से बाहर निकलता है। तो हम लोग पढ़े थे कि जब एलएच हार्मोन चरम सीमा पे होता है, जब एलएच सर की प्रोसेस होती है, तब क्या होता है? जो टर्सरी फॉलिकल होता है वो ब्रस्ट कर जाता है और फिर अंडोत्सर्ग की क्रिया शुरू हो जाती है और मासिक चक्र के मीड में 14वें दिन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि गैमीट निर्माण को क्या कहते हैं? तो गैमीट बनने की प्रक्रिया गैमीटोजेनेसिस कहलाएगी या युग्मक जनन कहेंगे हम लोग इसको। अगला क्वेश्चन है पूर्ण विकसित जंतुओं में सभी संरचनाएं विकसित होती हैं। मतलब कह रहा है कि जैसे ये युग्मनज हो गया, जायगोट, ये जायगोट धीरे धीरे वृद्धि करके क्या बनाया? इम्ब्रियो, भ्रूण का निर्माण किया। अब ये जो भ्रूण बना, तो ये भ्रूण से जो पूरा बॉडी का डेवलपमेंट होता है वो कैसे होता है? कैसे होता है? तो हम लोग पढ़े थे क्या? एक मिनट, क्या पढ़े थे कि ये जो भ्रूण होता है तो हम लोगों के शरीर में 3 जर्मिनल लेयर पाए जाते हैं। इसी तीनों जर्मिनल लेयर से ही क्या होता है? पूरे बॉडी का निर्माण होता है। कौन कौन? इक्टोडर्म, इंडोडर्म और मिसोडर्म से। तो ऑप्शन क्या क्या कह रहा है? पूर्ण विकसित जंतुओं में सभी संरचनाएं विकसित होती हैं किससे? तो जनन स्तर से। डी, इसी जनन स्तर को हम लोग जर्मिनल लेयर कहते हैं। और यही तीनों लेयर जो है इक्टोडर्म, इंडोडर्म और मिसोडर्म, इसी से होल बॉडी का फॉर्मेशन हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है ना? अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। अगला क्वेश्चन है स्तनपायी जीवों में भ्रूण के एलेंटोइस किसमें सहायता करता है? तो किसमें सहायता करेगा? तो एलेंटोइस क्या होता है कि जो प्लासेंटल पार्ट होता है उसी में एक पार्ट एलेंटोइस होता है जो क्या करता है? मम्मी को और बच्चे को क्या करता है? पोषण प्रदान करने के लिए एक मीडियम का काम करता है कि मम्मी से पोषक तत्व को लेकर के उस बच्चे में पहुंचाने का काम करता है। तो देखें कौन सा है? श्वसन नहीं, उत्सर्जन में भी नहीं, सुरक्षा नहीं। ये पोषण को क्या कर दिया है? पाचन लिख दिया है। तो थोड़ा सा सही कर लेंगे, न्यूट्रिशन प्रदान करने का काम करता है एलेंटोइस। ठीक है। अगला क्वेश्चन है ग्रेफियन पुटिका पाई जाती है। यही ग्रेफियन फॉलिकल को ही हिंदी में क्या लिख दिया है? ग्रेफियन पुटिका। तो किसमें पाई जाती है? ये फीमेल में पाया जाता है, स्तनी, मादा स्तनी के अंडाशय में। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। थोड़ा सा यहाँ देख लेंगे, स्तनियों के वृषण में, तो वृषण क्या हो गया? ये नर वाला पार्ट हो गया। नर में ग्रेफियन फॉलिकल नहीं पाया जाता क्योंकि ग्रेफियन फॉलिकल से ही अंडाणु का निर्माण होता है, तिलचट्टा के अंडाशय में नहीं, क्योंकि ग्रेफियन फॉलिकल जो है सिर्फ स्तनधारी में पाया जाता है। मेढक भी उभयचर हो गया, इसमें भी नहीं। तो डी इज राइट आंसर, स्तनियों के अंडाशय में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम लोगों का अगला क्वेश्चन है कि जनन अंग विकसित होते हैं। किस चीज से जनन अंग का निर्माण होता है? अभी तुरंत हम लोगों ने पढ़ा था कि हम लोगों के भ्रूण के विकास के लिए 3 जनन लेयर होते हैं और इसी से पूरे शरीर का निर्माण होता है। उस पूरे शरीर में जनन स्तर का निर्माण किससे होता है? ठीक है, ये चीज हम लोगों को देखना है। इक्टोडर्म से, मिसोडर्म से, एंडोडर्म से, ए और सी दोनों से। तो किस चीज से? तो हम लोगों का जो मिडिल लेयर होता है, बीच वाला जनन स्तर होता है जिसको मिसोडर्म कहते हैं, उस मिसोडर्म से जनन स्तर का निर्माण होता है। अगला है भ्रूण के अंतर कोशिका समूह में पाए जाने वाली विशेष प्रकार की कोशिकाएं क्या कहलाती है? तो हम लोग देखते हैं कि जब बच्चे पैदा होते हैं तो उसके नाभि से एक नाभि रज्जु निकला होता है, उसमें एक विशेष प्रकार की सेल होती है जिसको हम लोग स्टेम सेल्स कहते हैं। और ये एक ऐसा सेल होता है जिसको अब तो इसका क्या होता है? बीमा होने लगा है, लोग उसका
उसको रख देता है, जिसके कारण कभी अगर कोई हादसा हो जाता है, एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, अगर कोई अंग उसमें डिस्ट्रॉय हो गया तो इस स्टेम सेल से उस बॉडी ऑर्गन को बनाया जाता है। तो भ्रूण के अंतरकोशिकीय समूह, अंतरकोशिका समूह में पाई जाने वाली विशेष प्रकार की जो कोशिका है उसका नाम क्या हो गया? स्टेम सेल्स। अगला है फर्टिलाइजिंग प्रोटीन पाए जाते हैं। ये फर्टिलाइजिंग प्रोटीन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाया जाता है शुक्राणु के स्तर पे पाया जाता है, शुक्राणु सतह पे, जो क्या करता है? फर्टिलाइजेशन के समय प्रोटीन सेक्रेट करता है, जिसके कारण अंडाणु का शुक्राणु से फर्टिलाइजेशन हो पाता है। तो ये शुक्राणुओं के सतह पर पाया जाता है। अगला है, और ये क्या करता है? अंडाणुओं को भेदने में बहुत हेल्प करता है। जो एक्रोसोम होता है ना, ये शुक्राणु का कैप लाइक स्ट्रक्चर, इसी एक्रोसोम की सतह पर पाया जाता है, जो क्या करता है? फर्टिलाइजिंग प्रोटीन को सेक्रेट करता है, जिसके कारण अंडाणु का जो ये जोना पेलासुडा, जोना और क्रोना रेडिएटा वाला लेयर होता है, उसको भेदने का काम करता है। अगला क्वेश्चन है, कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन कौन सा है? तो कॉर्पस ल्यूटियम, अभी पीछे भी हम लोग पढ़े थे, कॉर्पस ल्यूटियम किसको स्रावित करता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को सेक्रेट करने का काम करता है। कोई दिक्कत? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि विकास के दरमियान स्पर्मेटोजोआ पोषण प्राप्त करता है। तो सीधा सीधा हम लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे। इस क्वेश्चन कहने का मतलब है कि जो स्पर्म होता है वो स्पर्म किस सेल से अपनी पोषण को, न्यूट्रिशन को प्राप्त करता है? तो सर्टोली सेल से शुक्राणुओं को पोषण मिलता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रोस्टेट ग्रंथि उपस्थित होती है किसमें? तो प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है ये प्रजनन के लिए सहायक ग्रंथियां होती हैं, जो मेल में पाया जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं, कहाँ है? ब्रिक के ऊपर नहीं, यूट्रस के निकट नहीं, पहले ही बता दिया कि ये प्रोस्टेट ग्लैंड मेल में पाया जाता है। ठीक है, तो मेल में यूट्रस नहीं होता, मूत्रमार्ग के चारों ओर नहीं होता, मूत्रमार्ग के चारों ओर नहीं पाया जाता ये, और सॉरी ये वृषण के पास नहीं पाया जाता। मूत्रमार्ग के चारों ओर पाई जाने वाली ये जो यूरेथ्रा हो गया, यूरेथ्रा के चारों ओर इस तरीके से स्ट्रक्चर बना होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, वृषण के पास ये नहीं पाया जाता। अगला है, कोशिकीय अवस्था कहलाती है मोरुला। पहले भी पीछे क्लास में भी पढ़े थे, मतलब अभी तुरंत जस्ट पीछे क्वेश्चन में भी पढ़े थे कि कोशिकीय अवस्था मोरुला कहलाती है जब युग्मनज क्या होता है? एक सेल से दो सेल में डिवाइड करता है, तो उसको हम लोग मोरुला स्टेज कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्तनधारियों में वृषण उदर गुहा के बाहर वृषण कोष में पाया जाता है, इसका क्या कारण है? क्यों मतलब हम लोग देखते हैं कि सारे स्तनधारी का जो वृषण होता है वो उदर गुहा, मतलब जो एब्डोमिनल कैविटी होता है उससे बाहर पाया जाता है। इसका कारण क्या है? शुक्राणु जनन की प्रक्रिया के कारण, क्योंकि शुक्राणु का जो निर्माण होता है उसके लिए कम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, और जब हम लोगों का वृषण बॉडी से बाहर होता है, उदर गुहा से बाहर होता है, तो पूरे शरीर के टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर वहां कम पाया जाता है, जिसके कारण शुक्राणु आसानी से ग्रो कर पाता है। ठीक है, कोई दिक्कत इसको समझने में? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, मासिक चक्र के दौरान किस दिन अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया कर रहा है? तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का प्रोसेस होता है, उस मेंस्ट्रुअल साइकिल के प्रोसेस के मीड में, मतलब मान लो कि ये प्रोसेस 28 दिनों का है, यहाँ 1 से शुरू होकर के 28 दिन 1 होना चाहिए, 1 से लेकर के ये 28 दिन का प्रोसेस है, तो मीड इसका कौन सा दिन आएगा? 14वां दिन आएगा। तो इस 14वें दिन में क्या होता है? अंडोत्सर्ग की प्रोसेस शुरू हो जाती है। तो इससे नजदीक वाला आंसर हम लोग देखें, 8 से 10 दिन नहीं, 14 से 15 दिन नहीं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 12वें से 14वें दिन के बीच क्या होता है? ये अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया होता है, क्योंकि मासिक चक्र जो है प्रत्येक 28 दिन पर दोहराते रहता है, चलते रहता है, इसीलिए 12वें से 14वें दिन अंडोत्सर्ग की प्रक्रियाएं होती हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्त्रियों में रजो निवृत्ति की उम्र क्या है? रजो निवृत्ति का क्या मतलब हो गया? मेंस्ट्रुअल साइकिल समाप्त कब हो जाता है, किस एज में आकर के रजो निवृत्ति हो जाती है? तो पहले बताए थे कि एवरेज 45 से 50 वर्ष में ये रजो निवृत्ति हो जाता है, मासिक चक्र समाप्त हो जाता है। तो ऑप्शन देख लेंगे, ऑप्शन के अकॉर्डिंग 50 वर्ष। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मनुष्यों के निषेचित अंडाणु में विभाजन प्रारंभ होता है। विभाजन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो जब अंडा फैलोपियन नलिका में ही होती है, जब निषेचन की क्रिया होती है, अंडाणु और शुक्राणु मिलते हैं और ये कहाँ रहते हैं? फैलोपियन ट्यूब में ही रहते हैं, तो ही क्या हो जाता है? डिवीजन स्टार्ट हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन कर रहा है, मासिक चक्र के आरंभ से स्रावित होने वाले हार्मोन के क्रम,
अब क्रम में दिखाना है, सारा हार्मोन सेक्रेट होता है लेकिन क्रम वाइज, पहले कौन उसके बाद कौन। तो एफएसएच, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, थोड़ा सा यहाँ मिस कर दिया, एफएसएच तो होगा लेकिन प्रोजेस्टेरॉन पहले नहीं होगा, यहाँ एस्ट्रोजन कर दिया तो एस्ट्रोजन तो होगा ही नहीं। पहले तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होना चाहिए जिसके कारण क्या होगा, अंडाणु का डेवलपमेंट होगा और अंडोत्सर्ग की क्रिया होगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफएसएच, एफएसएच के बाद एस्ट्रोजन और एस्ट्रोजन के बाद प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के सेक्रेशन से क्या होता है कि जो इंडोमेट्रियम की दीवारें हैं वो ज्यादा मजबूत होने लगती है जिसके कारण जो निषेचन के बाद जो भ्रूण का विकास हो रहा है वो आराम से अंडाशय को पकड़ करके लटके रहे, आरोपित रहे। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, पहले एफएसएच फिर एस्ट्रोजन और उसके बाद प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का सेक्रेशन होता है। अगला क्वेश्चन है, नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ होती है। तो नर हार्मोन बनेगा कहाँ, वृषण में बनता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि एक्रोसोम इनमें से किसका संभाग है, मतलब एक्रोसोम किसका भाग है, एक्रोसोम कहाँ पाया जाता है। तो हम लोगों ने देखा है कि ये शुक्राणु है, शुक्राणु, शुक्राणु के सिर के ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसी कैप लाइक स्ट्रक्चर को एक्रोसोम कहते हैं, ठीक है। तो ये किसका पार्ट हो गया, शुक्राणु का। अब ऑप्शन में देख लें क्या क्या दे दिया है, मानव शुक्राणु के सिर का भाग तो मिल गया पहले ही कि सर पे ही कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्रोसोम कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है और हम लोग अब लास्ट प्राप पे पहुंच गए, हम लोग का व्हाइट बुक का लास्ट क्वेश्चन चल रहा है। इसमें से कौन सी तकनीक पात्र निषेचन के अंतर्गत नहीं आती। पात्र निषेचन का मतलब क्या हो गया, निषेचन क्या होगा, शरीर के बाहर होगा, जैसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हम लोग देखते थे कि शुक्राणु और अंडाणु को बाहर ला करके ट्यूब में, जिसको हम लोग टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से भी बहुत पॉपुलर है, ट्यूब में क्या करते हैं, निषेचित करा करके फिर से उसको गर्भाशय में आरोपित कर देते हैं। तो इसमें देखना है कि ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसमें निषेचन पात्र में नहीं होता, मतलब बॉडी से बाहर नहीं होता। अंतःकोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण, अंतःकोशिकीय विसेचन, भ्रूण स्थानांतरण और अंतः गर्भाशय युक्ति। तो देख ले ये जो तीन ऑप्शन है ए बी और सी, ये तीनों ऑप्शन निषेचन से संबंधित है और वो भी कहाँ, बॉडी से बाहर। लेकिन ये जो अंतः गर्भाशय युक्ति है ये बर्थ कंट्रोल की ये युक्ति है जिसमें कॉपर्टी और कॉन्डोम का यूज किया जाता है और जिसके कारण क्या होता है, कंडोम नहीं कहेंगे यहाँ पे, कॉपर्टी का यूज होता है जिसके कारण क्या होता है कि शुक्राणु को हम लोग अंडाणु से मिलने से रोकते हैं और गर्भाशय को ये युक्ति कॉपर्टी जो है पूरी तरीके से ढक लेता है। तो इसीलिए ये एक बर्थ कंट्रोल की युक्ति हो गई, आंसर इसीलिए इसका डी हो जाएगा। कोई दिक्कत इसको यहाँ तक समझने में, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देखा प्रैक्टिस सेट को, अब हम लोग क्वेश्चन बैंक को करेंगे और देखते हैं कि आप लोग क्वेश्चन बैंक में कितना जवाब दे पाते हैं। चलो अभी हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट देख लिया, अब क्वेश्चन बैंक जो येलो बुक है उसका तुम लोग क्वेश्चन बताओगे, ठीक, आंसर बताओगे, आंसर दिया हुआ है, कोई चीटिंग नहीं करेगा। 1 मिनट में तब तक तुम लोग पानी वानी पी के जल्दी से आ जाओ, ठीक है। चलो जल्दी आ जाओ। वो प्रैक्टिस सेट था और ये क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन बैंक में आंसर तुम लोगों को लगाना है। देखते हैं तुम लोग कितना समझ पाए हो, कितना सिंसियर होकर के पढ़ रहा था, ध्यान दे रहा था। चलो स्टार्ट करें, आ गया सब फ्रेश हो गए, चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है जिब्रेलिन है, जिब्रेलिन क्या है जल्दी बताओ। जिब्रेलिन एक प्रकार का पादप हार्मोन है, क्या है, पादप हार्मोन। कोई दिक्कत, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है गैमीट निर्माण को क्या कहते हैं, जल्दी बताओ गैमीट निर्माण को क्या कहेंगे, गैमीट निर्माण को क्या कहेंगे। गैमीट निर्माण की प्रक्रिया गैमीटोजेनेसिस। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, निम्न में से किसे कॉपर्टी रोकता है, निषेचन को, आरोपण को, अंडोत्सर्ग को या वीर्य पतन को। तो कॉपर्टी क्या है, बर्थ कंट्रोल का एक मीडियम है, तो ये क्या करेगा, अंडाणु और शुक्राणु को मिलने से रोकेगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अंडाणु और शुक्राणु मिलने की प्रक्रिया निषेचन कहलाती है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, निषेचन। अगला क्वेश्चन है अनुवांशिक कूट,
में कितने कूट होते हैं? जल्दी बताओ कितना कूट होगा इसमें? 64। अगला क्वेश्चन है द्विगुणित संरचना है। देख लो ये जो द्विगुणित संरचना वाला क्वेश्चन है बहुत ही वाइटल और बहुत इजी क्वेश्चन है, फिर भी बच्चा गलत करके आता है। 15 में भी पूछा है और 17 में भी पूछा है। क्या होगा इसका आंसर? अंड, युग्मनज, ए और बी दोनों, और द्वितीयक यहाँ पर थोड़ा सा छूट गया, यहाँ पे होना चाहिए था द्वितीयक केंद्रक। ठीक है, और यहाँ पे आंसर बी, ए नहीं हो करके होना चाहिए बी और डी दोनों। तो अंडाणु क्या हो गया? युग्मक हो गया, इसीलिए अंडाणु अगुणित हो गया। यहाँ पे पूछ रहा है द्विगुणित को, तो द्विगुणित क्या हो जाएगा? युग्मनज और द्वितीय केंद्रक। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी और डी दोनों। थोड़ा सा क्वेश्चन बैंक में मिसप्रिंट है, उसको तुम लोग ठीक कर लेना। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है? द्विगुणित संरचना जल्दी से बताओ। देख लो कितना बार पूछा है, 16 ए में, फिर सी में, 17 ए और सी दोनों जगह पूछा हुआ है, मतलब लगातार पूछ दिया है, ऐसा नहीं कि 16 में पूछा तो 17 में नहीं। तो जल्दी बताओ, यहाँ भी पूछ रहा है द्विगुणित संरचना, क्या हो जाएगा? अंडाणु, शुक्राणु, सभी या युग्मनज? क्या होगा जल्दी बताओ? अंडाणु और शुक्राणु क्या हो गया? युग्मक हो गया, गैमीट हो गया। तो गैमीट हमेशा अगुणित होता है, और अंडाणु और शुक्राणु से मिलने से क्या बनता है? युग्मनज बनता है, इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा? युग्मनज। ये एक द्विगुणित संरचना है। अगला क्वेश्चन है नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ होती है? तो नर वाले पोर्शन में होगा। नर हार्मोन कहाँ बनेगा? नर बॉडी पार्ट में। तो अंडाशय क्या है? अंडाशय मादा बॉडी पार्ट है, इसीलिए ये गलत हो गया। वृक्क तो ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है ही नहीं, तो ये भी गलत हो गया। शुक्राणु तो खुद युग्मक है, ये थोड़े ना हार्मोन का निर्माण करता है। तो हार्मोन बनता कहाँ है? वृषण में। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन करा है कि एक्रोसोम इनमें से किसका भाग है? देख लो 16 17 17 दो बार 17 में पूछा हुआ है, फर्स्ट सिटिंग और सेकंड सिटिंग दोनों में। तो एक्रोसोम किसका भाग है? तो हम लोग जान रहे हैं कि ये शुक्राणु के सिर का भाग है। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 2017 में पूछा हुआ है। जल्दी कमेंट करो, बताओ जल्दी क्या होगा? 44 प्लस एक्स एक्स, 26 प्लस एक्स वाई, 44 प्लस एक्स वाई, 46 प्लस एक्स एक्स। तुम लोग क्या जानते हैं कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। ठीक है, और 46 में क्या 44 44 नर और मादा दोनों में बराबर होता है, जिसको एक्रोसोम कहते हैं। मादा में एक्स एक्स होता है, और जो नर होता है, मेल होता है, उसमें एक्स वाई होता है। तो ए भी सही हो गया और बी भी सही है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों आंसर दिया हुआ है। ठीक है, चीटिंग नहीं करेगा तुम लोग, आंसर खुद से करोगे तो पता चलेगा कि अभी जो हम पढ़ाए उसमें कितना तुम लोगों को समझ में आया, कितने अच्छे से ध्यान दे करके पढ़ रहे थे। और यहाँ ध्यान दे करके पढ़ोगे तो फिर तुमको फिर से दोबारा ऑब्जेक्टिव देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, सब यहीं पे याद हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं? इन विट्रो, इन जीवो, दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो इन विट्रो जिसका फेमस एग्जांपल क्या है? टेस्ट ट्यूब बेबी, जिसमें एक ट्यूब में अंडाणु और शुक्राणु को निषेचित करवा करके फिर अंडाशय में सॉरी गर्भाशय में आरोपित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है सर्टोली कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? देख लो कितना बार पूछा है। 2017 ए बी एम में 17, फिर 17 सी, सब मतलब 2017 का पूरे सिटिंग के एग्जाम में हर जगह पूछ दिया है। तो ये सर्टोली कोशिका कहाँ पाया जाता है? तो शुक्राणु जनन नलिका में पाया जाता है, जो क्या करता है? शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने का काम करता है। चलो बहुत बच्चा का आंसर आ भी रहा है। गर्भाशय एक पतली ग्रीवा द्वारा खुलता है। कहाँ खुलता है? तुम लोग देखे थे कि गर्भाशय जो है, गर्भाशय आगे चल करके क्या होता है कि एक गर्दन जैसा सुंदर सा स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, और फिर आगे आकर के ये योनि में खुल जाता है। ठीक है, जिसको हम लोग बर्थ कैनाल कहते हैं। इस तरीके से रफ हो गया डायग्राम हम लोगों का। तो ये जो हो गया ग्रीवा, ग्रीवा आगे आकर के कहाँ खुल गया? योनि में खुलता है। और ऑप्शन में देख लो क्या है, एक मिनट, हाँ चलो हट गया।
कभी कभी ये लोग डिस्टर्ब करने आ जाते हैं, कुछ आ जाता है टेक्निकल वजह से, टेक्निकली। चलो आंसर देख लो, आंसर क्या हो जाएगा? योनि में। कोई दिक्कत इसको समझने में? अगला बढ़ते हैं। पुरुष जनन तंत्र शरीर के डैश में अवस्थित होता है, पुरुष हो या मादा जनन तंत्र हो, वो मतलब ये पूछ रहा है क्वेश्चन का, कहने का मतलब कि हम लोगों के बॉडी का पार्ट है सर, ग्रीवा और धड़, हेड, नेक एंड ट्रंक। तो किस बॉडी पार्ट में हम लोगों का प्रजनन तंत्र पाया जाता है? और यहाँ पे थोड़ा सा पुरुष लगा दिया है, मादा लगा दे या पुरुष लगा दे इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो हम लोगों का जो कमर के नीचे का एरिया होता है जहां पर रिप्रोडक्टिव पार्ट अवस्थित होता है उसको हम लोग श्रोणी गुहा कहते हैं, ठीक है। पेल्विक कैविटी, थोड़ा सा यहाँ मिसप्रिंट हो गया, श्रोणी होना चाहिए, ठीक है। पेल्विक कैविटी या पेल्विक रीजन, क्षेत्र दे दिया तो क्या हो जाएगा? रीजन। मेल हो या फीमेल हो, कहां पाया जाएगा प्रजनन तंत्र? श्रोणी गुहा में या पेल्विक कैविटी में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी कोशिका मानव वृषण में शुक्राणु को पोषित करता है? जल्दी बताओ, बहुत बार हम लोग पढ़ चुके हैं, जल्दी बताओ जल्दी। पोषण प्रदान करने वाला शुक्राणु को पोषण कौन देता है? सर्टोप्ली सेल देता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है शुक्राणु जनन की प्रक्रिया में शुक्राणु की उत्पत्ति कहां से होती है? शुक्राणु कहां बनता है? शुक्र वृषण का एक पार्ट होता है जिसका नाम है शुक्र जनन नलिका, इसी शुक्र जनन नलिका में शुक्राणु का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है स्वगर्भता के तीसरे माह के अंत तक भ्रूण विकसित हो जाता है, मतलब भ्रूण के कौन कौन से बॉडी पार्ट डेवलप हो जाते हैं ये पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है सिर का बाल, पूर्ण रूप से सभी अंग, पाद और उंगलियां, सभी प्रमुख अंग। तो क्या हो जाएगा? हम लोग यहाँ अपने घरों में भी सुनते हैं कि 3 मंथ्स बेबी हो जाने के बाद छिपकली के आकार का पूरा बॉडी पार्ट मतलब डेवलप हो जाता है, यहाँ तक कि उसमें जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, लड़का है या लड़की है, वो भी 3 महीने के अंदर विकसित हो जाता है और पता चल जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इज राइट, सभी प्रमुख अंगों का विकास हो जाता है। नर जर्मिनल कोशिका होती है, क्या होती है? अगुणित होती है, द्विगुणित होती है, त्रिगुणित होती है, क्या होती है? तो अगर किसी भी शरीर के बॉडी पार्ट का नाम लिया जाए तो वो सभी क्या होगी? द्विगुणित होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है डिंब वाहिनी नलिका, जिसको हम लोग इंग्लिश में फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, गर्भाशय तथा योनि मिलाकर के क्या बनाता है? तो ये टोटल फैलोपियन ट्यूब हो गया, गर्भाशय हो गया और योनि, ये सभी मिलकर के क्या बनते हैं? तो ये सभी स्त्री के रिप्रोडक्टिव पार्ट का सहायक नलिका है जो क्या करता है? प्रजनन करने में हेल्प करता है, इसीलिए क्या हो जाएगा? स्त्री सहायक नलिका, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सिसन का अंतिम वर्धित भाग एक ढीली त्वचा से ढका रहता है जिसको हम लोग कहते हैं अग्रछद। क्या कहते हैं? अग्रछद कहते हैं। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पीत पिंड, कॉर्पस लुटियम को ही हिंदी में पीत पिंडक कहते हैं, किस हार्मोन को स्रावित करता है? दो बार अभी पीछे व्हाइट बुक में पढ़े थे, जल्दी बताओ, जल्दी कमेंट करो, इसका आंसर क्या हो जाएगा? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, दोनों या कोई नहीं? क्या होगा आंसर? जल्दी कमेंट करो। चलो इसका आंसर हो जाएगा प्रोजेस्टेरॉन। अगला क्वेश्चन है गर्भावस्था पूर्ण होने से पहले जानबूझकर स्वैच्छिक रूप से गर्भ का समापन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। देख लो इसमें क्या दिया है, हाँ उसी को हिंदी में कहते हैं चिकित्सीय सौगर्भता समापन, MTP। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का गर्भावस्था के दौरान गर्भ की पहली गतिशीलता किस माह से? जल्दी कमेंट कर, जल्दी बताओ क्या होगा इसका आंसर। और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है 2017 में। 5वें महीने में क्या होता है? फर्स्ट टाइम क्या करता है? बच्चे पैर मारते हैं, जिसको कहते हैं किक मार दिया। तो 5वां महीना में बच्चे गतिशीलता मम्मी के बूम में शुरू कर देते हैं, गर्भ में शुरू कर देते हैं, चलना फिरना स्टार्ट हो जाता है 5वें महीने से। कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं। हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि भ्रूण और गर्भाशय के बीच क्या कर रहा है, भ्रूण और गर्भाशय के बीच संवहनी संपर्क बनाने वाली संरचना को क्या कहते हैं? 2017 में पूछा है और अभी हम लोग प्रैक्टिस में देखे भी थे सेम क्वेश्चन। क्या कहेंगे? प्लासेंटा कहेंगे, अपरा कहेंगे, जो क्या करता है, मम्मी से भोजन को लेकर के बच्चे को न्यूट्रिशन प्रदान करने का काम करता है, जिसको हम लोग अपरा या प्लासेंटा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक स्वस्थ महिला को के पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडे 12 वर्ष से लेकर के 50 वर्ष के बीच पूरा जो प्रजनन काल का समय होता है, उस पूरे समय में कितने अंडाणु देती हैं? तो 400। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक तथा सबसे कम जीन वाले मानव गुणसूत्र कौन से हैं? जल्दी बताओ कौन सा हो जाएगा? तो गुणसूत्र 1 और जो X है वो सबसे कम गुणसूत्र वाला मानव क्रोमोसोम है। अगला क्वेश्चन है, इसमें से कौन सी तकनीक पात्र निषेचन के अंतर्गत नहीं आता है? अभी हम लोग तुरंत देखे थे इसको, अंतःगर्भाशय विरेचन, भ्रूण स्थानांतरण, अंतःकोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण। ये तीनों क्या है? पात्र निषेचन की विधि है। लेकिन ये जो अंतःगर्भाशय युक्ति है वो क्या है? वो बर्थ कंट्रोल की एक विधि है, एक प्रोसेस है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष पर टोपीनुमा स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसको क्या कहते हैं? इस स्ट्रक्चर के बारे में पूछ रहा है, इसका नाम क्या है? जल्दी कमेंट करो, चीटिंग नहीं करेगा सब, अभी तुरंत हम लोग पीछे पढ़े हैं। एक्रोसोम कहते हैं, ठीक है? ये है। चलो यहाँ तक हम लोगों का क्या हो गया? प्रैक्टिस सेट भी कर लिए और अभी जो हम लोग का क्वेश्चन बैंक था वो भी थर्ड चैप्टर का खत्म हो गया। तो ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया। अगर किसी को सब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक करवाना हो चाहिए तो जल्दी कमेंट करके बता देना। हाँ, तब हम लोग ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों कर पाएंगे। अगर नहीं ऑब्जेक्टिव में ही मन लग रहा हो तो सिर्फ हम लोग ऑब्जेक्टिव ही करेंगे, ऑब्जेक्टिव कंटिन्यू करेंगे। कल ऑब्जेक्टिव इसी तरीके से पहले व्हाइट बुक का कर लेंगे, मतलब प्रैक्टिस, और फिर जो येलो बुक है हम लोगों का क्वेश्चन बैंक अपना जो ऑफलाइन क्लास में चलता है उसका हम लोग क्वेश्चन बैंक कर लेंगे, ठीक है? चलो थैंक यू।